तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है, एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये टर्म आपको समझना बेहद जरूरी है। इस बारे में एविडेंस की बात अब हम लोग समझने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इस बात को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बारे में हम कैसे आइडिया लगाएंगे और ये क्या इसका मतलब होता है। इस चीज को लेकर के आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क होगा, उसको अब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आगे हमें पढ़ना है बोर्स एटॉमिक थियरी। आप प्लीज यहां पर लेकर के आए। आगे हमें पढ़ना है बोर्स एटॉमिक थियरी। बोर्स एटॉमिक थियरी में और रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी की जब हम बात करते हैं, बात समझिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी के बारे में जब हमने बात किया था तो उसमें बात एक आई कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये रदरफोर्ड ने जब अपनी बात कहा तो उससे ये बात कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सिलरेटेड पाथ पर चक्कर लगाएगा, एक्सिलरेटेड पाथ पर चक्कर लगाएगा, तो ये लगातार एनर्जी इमिट करता हुआ अपने पाथ को छोटा कर देगा। बात समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर चलता है तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सिलरेटेड पाथ होता है, और जब कोई पार्टिकल एक्सिलरेटेड पाथ पर चलती है तो वो रेडिएशन इमिट करती है। लगातार रेडिएशन इमिट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम से कम होती हुई ये धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि न्यूक्लियस के भीतर जाकर के खत्म हो जाती है। ऐसा रदरफोर्ड की एटॉमिक थियरी का गलत ऑब्जर्वेशन लोगों ने किया। लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाए थे कि ऐसा हो जाना चाहिए अगर रदरफोर्ड की बात है तो। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया, गलत इंटरप्रिटेशन किया गया, और उसके मुताबिक ऐसा कहा गया था। बोर ने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के जो पाथ होते हैं वो बहुत फिक्स्ड होते हैं। बात समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ होते हैं वो बड़े फिक्स्ड पाथ होते हैं, और उस पाथ पर घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके की एनर्जी न एब्जॉर्ब करनी पड़ती है न एमिट करनी पड़ती है। बोर ने कहा इसके जस्ट अपोजिट कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ पाथ ऐसे होते हैं जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, और उस पाथ पर चलने के दौरान इलेक्ट्रॉन को ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती ना एनर्जी एमिट करनी पड़ती है। उन्होंने कहा इन पाथ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अगर हम यहां पर बात करते हैं E1 की, है ना, तो ये E2 और E3 के बीच में एनर्जी का एक रिलेशन होता है। इस बारे में बोर ने आगे समझाया था। उन्होंने कहा था ना E1 इज इक्वल टू E0 बाई n स्क्वायर, इस तरीके से उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था पहले शेल की एनर्जी के लिए n इज इक्वल टू, पहले शेल के n इज इक्वल टू 1 लगाइए, दूसरे के ये माइनस में वैल्यू था, तो ये एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा दूसरे शेल के लिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और इस तरीके से बोर ने अपनी एनर्जी को क्वांटाइज्ड बताया अपने मॉडल में। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है और क्वांटाइज्ड होती है। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से उनकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लोगों ने कहा कि इस बात का एविडेंस तो दीजिए कि इस तरीके की घटना एटम के भीतर होती है, इस तरीके की चीजें एटम के भीतर होती हैं, इस बात का एविडेंस कहां है? उसका एविडेंस दिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन्स की ये जो एनर्जी का क्वांटाइजेशन, जैसे हमने कहा पहले शेल के लिए E नॉट बाई n स्क्वायर के फार्मूले में n की वैल्यू 1 रखा, दूसरे शेल के लिए E नॉट बाई 2 का स्क्वायर रखा, तीसरे शेल के लिए E नॉट बाई 3 का स्क्वायर रखा। तो इस तरीके से जो एनर्जी का क्वांटाइजेशन है, प्रॉपर रिलेशनशिप है एनर्जी का। इस रिलेशनशिप को जब लोगों ने कहा इसका आप एविडेंस दिखाइए, तो उसके एविडेंस को बोर ने यहां पर शो किया था, और यहां पर उन्होंने देखा था। उन्होंने कैसे देखा था उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे
इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसे फिक्स्ड हो सकती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होगी, उस बात का टारगेट रखते हुए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा टारगेट होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब हम समझ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है फिक्स्ड होती है और हर फिक्स्ड वैल्यू के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। उसी चीज को हम समझने चल रहे हैं। अब टारगेट तो ये है, लेकिन वन बाय वन हम चलेंगे। कैसे चलेंगे? वन बाय वन हम एक एक करके चलेंगे। प्लीज हमारी ओर फोकस करें। तो हम कहां चलेंगे? वन बाय वन करते हुए इस बात को समझेंगे। इस बात को समझने के लिए पहले हमें जनरल स्पेक्ट्रम को समझना होगा। हमारा टारगेट है यहां पर समझने का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझना है, लेकिन हम उसके पहले आराम आराम से समझेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में आइडिया देगा, उसको हम समझेंगे। ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में कैसे पता लगेगा उसका हम देखेंगे। तो पहले हम वन बाय वन चलेंगे। पहले हम स्पेक्ट्रम को पहले समझ लें, फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे, फिर हम इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप जानते हैं कि जब लाइट किसी प्लेन सरफेस पर जब गिरती है, वो भी ट्रांसपेरेंट हो, तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये बात आप जानते हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, है ना? क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर यही लाइट एक प्रिज्म पर गिराई जाए तो वो दो बार अपने पाथ पर रिफ्रैक्ट करती है। दो बार, देखिए ना, एक बार यहां पर रिफ्रैक्ट किया ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, और दूसरी बार यहां पर अपने पाथ पर वो रिफ्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से होता क्या है कि ये दो बार रिफ्रैक्ट होने के नाते ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पाथ से मुड़ जाती है। और इस तरीके से अपने पाथ से मुड़ने के दौरान अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये दो बार अपने पाथ से डेविएट होने के दौरान ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दो बार डेविएट होने के दौरान ये 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स या कलर की स्प्लिटिंग। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना? रंगों का बिखराव, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात हमें पता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इस बात को हम जानते हैं ऐसे होता है। 7 कलर्स में ये स्प्लिट करता है। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि यहां पर जो 7 कलर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज्ड होती हैं। आप विबग्योर देखते हैं। आप क्या देखते हैं? विबग्योर। ये विबग्योर देखते हैं। अब आप बताइए V कहां होगा, R कहां होगा? ये हालांकि है फिजिक्स का मामला, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अपने रास्ते से घूमने की टेंडेंसी होती है वायलेट की, और सबसे कम मुड़ता है रेड। देखिए, जाने का तरीका तो ये होना चाहिए था ना, आप प्लीज यहां दिखाएं। तो देखिए, कलर को तो ऐसे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये दो बार अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट हुआ और इस तरीके से मुड़ गया। सबसे ज्यादा कौन मुड़ा? वायलेट लाइट। उससे सबसे कम मुड़ा कौन? रेड कलर। तो इस तरीके से रंगों का डिस्पर्शन हमने देखा, रंगों का हमने बिखराव देखा। ये चीज था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता कैसे है और ये है क्या, इस चीज को समझने के लिए अब हम लोग चलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई थी, तो साइंटिस्ट कैसे पहुंचे वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमारी फैमिली में कोई बड़े मुश्किल से कोई डॉक्टर बने हों और पूरी फैमिली बहुत आराम से चल रही हो, तो जरूरी नहीं कि हम भी उस स्ट्रगल के फेज को समझें। वैसे ही यहां पर बड़ा ही मुश्किल से साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझा था, लेकिन कैसे समझा था वो ज्यादा जरूरी नहीं। हम वन बाय वन चलेंगे और पूरी स्टोरी को एक बार समझ लेंगे, आराम से समझ लेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, उसको समझ लेंगे। चलिए यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, व्हाइट लाइट है, तो इस व्हाइट लाइट के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें प्लैंक के क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक्स के क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो व्हाइट लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें सभी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज की कलर के फोटॉन मींस ऑल पॉसिबल photons of possible frequencies are available, है ना? तो all photons of possible frequencies
आर अवेलेबल, ये हम कह सकते हैं यहां पर ये बात। अब ये सभी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशन इसमें शामिल है। उसका मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट में हर तरीके के फोटॉन्स होते हैं, और आप जानते हैं ना हर फोटॉन क्या होता है, एक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। हर फोटॉन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। व्हाइट लाइट में ये जो हमने कहा था कि सारे कलर उसमें शामिल हैं, यानी हर रंग के करस्पॉन्डिंग उसमें फोटॉन्स शामिल होंगे। हर रंग के, हर कलर के फोटॉन्स शामिल होंगे। हर कलर के फोटॉन शामिल होंगे यानी हर एनर्जी के फोटॉन्स शामिल होंगे। यानी हमने इस विवग्योर में कहा ना, कलर, सभी कलर का मतलब क्या, एवरी फ्रीक्वेंसी। अगर हमने एवरी फ्रीक्वेंसी कह दिया यानी एवरी एनर्जी, है ना, एवरी एनर्जी, यानी हम फ्रीक्वेंसी से एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं ना E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो उस आधार पे हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो रेडिएशन जो यहाँ पर गिर रही हैं वो सारे कलर के पैकेट्स रखती हैं। इसमें हर पॉसिबल एनर्जी का पैकेट अवेलेबल है। इसमें मान लीजिए इसकी एनर्जी है 15 यूनिट, तो इसकी होगी 20 यूनिट। हर पैकेट है यहाँ पर 25 यूनिट, 4 यूनिट, है ना, बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 16 यूनिट, 26 यूनिट, ऐसे करके सारे पैकेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। 90 यूनिट, हर पॉसिबल एनर्जी को रखने वाला पैकेट अवेलेबल। अगर वो व्हाइट कलर से एसोसिएटेड, अगर वो लाइट है तो अगर उसके पैकेट्स होंगे तो उसमें सारी एनर्जी के पैकेट्स यहां पर अवेलेबल है। 90, आप जितना सोच सकते हो, 50, 55, 45, 44, है ना, 40, 29, हर पैकेट की एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा व्हाइट लाइट। जब इसको हम, इस व्हाइट लाइट को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, तो ये व्हाइट लाइट है, और इस व्हाइट लाइट को जब हम पास कराते हैं किसी एटम से, मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपको बता रहे हैं। एटम ए है, एटम ए। अब इस एटम ए को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको पूरी प्रोसेस पहले से पता होनी चाहिए। आप मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूमते हैं। आप तो अब जानते ही हो ना कि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एटम के चारों ओर घूम रहे होंगे। ठीक है, आज तो हमें पता है, उस समय के बहस में था कि ये कैसे प्रूव किया जाए, लेकिन आज तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं। उस समय बहस था, इस बात को प्रूव करना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे। तो उसमें सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, सारे पॉसिबल कलर के लाइट्स अवेलेबल थे। अब हुआ ये कि जब इस लाइट को यहाँ पर डाला गया तो हुआ ये कि मान लीजिए इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। हम पहले ही मान ले रहे हैं, क्योंकि आज तो पता है ना ये सारी बातें, तो हम पूरे रिजल्ट्स को एक बार मानते हुए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। हम मान लेंगे कि यहाँ पर एनर्जी इनकी क्या है? फिक्स्ड है। मान लीजिए इसकी एनर्जी है 10 यूनिट, इसकी एनर्जी है 25 यूनिट और इसकी एनर्जी है 60 यूनिट। ठीक है, तो जो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है उसकी ये एनर्जी इस पाथ पर फिक्स होगी। ये बात आगे चल करके बोर समझाएंगे, उस चीज को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बोर ने यही कहा था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं एक फिक्स एनर्जी से, और ये एनर्जी इनकी फिक्स होती है। इसी बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ घूमती फिरती हुई रहेंगी, चीजें एक दूसरे में मर्ज्ड हैं, इसलिए जो एग्जैक्टली चल रहा है उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, और उसी की मदद से आप हिस्ट्री भी क्लियर कर लेंगे, आप वो भी समझ लेंगे कैसे एविडेंस मिला होगा। तो बोर ने जो कहा था वही बात हम बोर आगे कहेंगे, उसको हम पहले ही समझा दे रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 यूनिट है, इसकी 25 यूनिट है, इसकी 60 है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जंप करना है तो इसके बीच के एनर्जी गैप यानी 10 और 25 के बीच के गैप को हमें फिल करना पड़े। इतना एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के ये यहां से यहां जंप करेगा। यहां पर एनर्जी है 10 यूनिट और यहां पर कितनी है? 25 यूनिट। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आप बताइए? 15 यूनिट। अगर इसको 15 यूनिट अगर एनर्जी मिलेगा तभी ये यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अगर ऊपर वाले को ध्यान दें, ऊपर वाले की एनर्जी कितनी है? यहां पर ऊपर वाले की एनर्जी है 25, और इसको अगर ऊपर और ऊपर जंप करना है और ऊपर जाकर के अगर यहां से यहां तक जंप करना है तो इसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 35 यूनिट का। तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है। अब हुआ क्या? हमने यहां पर व्हाइट लाइट को इसके सरफेस पर डाला।
हमने क्या किया, यहां पर इसके सरफेस पर व्हाइट लाइट, इस एटम से हमने व्हाइट लाइट गुजारे हैं। व्हाइट लाइट का मतलब क्या, व्हाइट लाइट का मतलब यह है कि व्हाइट लाइट को हमने एक बार प्रिज्म से गुजार दिया है, व्हाइट लाइट को हमने एक बार प्रिज्म पर डाला, बात समझिएगा यहां पर, इसको लेकर के चले। व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म पर डाला, प्रिज्म पर डालने के बाद ये पूरे सारे रंगों में टूट गया। सारे रंगों का मतलब यहां विवग्योर है ना, यहां आर है, यहां वायलेट है, ये सारे रंगों में टूट गया है। सारे रंगों का मतलब ये सतरंग बना हुआ है, रेनबो बना हुआ है, और इस रेनबो के करस्पॉन्डिंग सारे पैकेट्स यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें सारे पॉसिबल पैकेट्स हैं। अब होगा क्या कि यहां पर सारी एनर्जी है अवेलेबल, सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें अब ये करेगा, ये इसमें सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं, 15 यूनिट भी है, 35 भी है, 26, सारे एनर्जी अवेलेबल हैं। अब होगा क्या कि जब इस पैकेट्स को, अब आप इस पैकेट्स के रूप में इस मॉडल को समझें, जब ये पैकेट्स यानी विवग्योर के करस्पॉन्डिंग सारे रेडिएशंस के पैकेट जब इस एटम के सिस्टम से जब गुजरते हैं, तो ये सारे पैकेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि इसमें से उस पैकेट को चुरा लेता है जो इसको यहां से यहां तक जंप करा देगा। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर सारे पैकेट अवेलेबल हैं विवग्योर में, व्हाइट लाइट में सारे पैकेट अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे पैकेट को नहीं चुराएगा। किस पैकेट को चुराएगा? इसमें से उस पैकेट को चुराएगा जो उसको यहां से यहां जंप करा दे, जो उसको यहां से यहां जंप करा दे। कौन कौन से पैकेट चुराएगा बेटा? वो पैकेट चुराएगा 15 यूनिट का, वो पैकेट चुराएगा 35 यूनिट का। तो इस तरीके से 2 पैकेट यहां से चुरा लिए जाएंगे। होगा क्या, बाकी सारे पैकेट्स तो आगे बढ़ गए, बाकी सारे पैकेट्स तो आगे बढ़ गए, है ना, बाकी सारे एनर्जी के पैकेट्स आगे बढ़ गए, 2 पैकेट चुरा लिया गया, जो कि अब मैं यहां पे डार्क दिखा दे रहा हूं। 2 पैकेट गायब हो गए, 2 पैकेट गायब हो गए, क्योंकि उस पैकेट को इसने चुरा करके, इसने क्या किया, जंप कर गया, उस पैकेट को एब्जॉर्ब करके, ये एनर्जी लिए रखे हुए पैकेट है, उस पैकेट को उसने एब्जॉर्ब किया और जंप कर गया। ठीक है, अब इस एनर्जी को इसने जंप करके ऊपर गया, ऐसे इसने इस एनर्जी को जंप करके ऊपर गया। ठीक है, इसके कारण यहां पर क्या है, 2 पैकेट यहां पर गायब है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर विवग्योर को देखा जाएगा तो अब की बार क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा विवग्योर के पैटर्न में कुछ जगहों पर डार्क लाइन मिलेगी। उन पैकेट्स के करस्पॉन्डिंग जहां पर जो लाइट चुराई गई है, वहां पर विवग्योर में उस जगह पर क्या होगा, ब्लैक लाइन दिखेंगी, क्योंकि कुछ पैकेट्स चुरा लिए गए हैं। उसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या होगा, ब्लैक लाइन नजर आएगी। विवग्योर में 2 क्लियर ब्लैक लाइन नजर आएंगी, बाकी पूरा चमकेगा, 2 क्लियर लाइन ब्लैक नजर आएंगी, जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब कर लिया गया। इस बात को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस बात को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब अगली बात आपको समझना होगा कि यहां पर आप फोकस करिएगा प्लीज, है ना, इस बात को यहां पर फोकस करिएगा, फिर हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब अगले स्टेप में होता क्या है कि जिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हमने यहां पर क्लियर कर लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहां से यहां पहुंचा था, या ये यहां से यहां तक पहुंचा था, ये लंबे समय तक अपने हायर स्टेट में नहीं रहता। ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहां पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, ये यहां या ये यहां पहुंच गया, तो ये लंबे समय तक अपने हायर स्टेट में नहीं रहते, ये 10⁻⁸ सेकंड में वापस लौट आते हैं। अब एनसीईआरटी ने इस टाइम को नहीं बोला है, लेकिन उसने बोला है, इतनी बात तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ये लाइट जब किसी एटम पे गुजरते हैं तो इंटरैक्ट करते हैं और हायर शेल में जंप कर जाते हैं। इस बात को एनसीईआरटी ने बोला है। मैं इसको डिजिटल लेवल पे समझा रहा हूं ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 10⁻⁸ सेकंड में वापस लौटता है, ये 10⁻⁸ सेकंड में वापस लौट आता है। और जब ये वापस लौटता है तो जिस पैकेट को इसने चुराया था, समझ रहे हैं आप, देखिए यहां पर पैकेट चोरी हुआ था ना, और एक पैकेट यहां चोरी हुआ था, है ना, तो उस जिस पैकेट को इसने चुराया था उस पैकेट को अब ये वापस कर देता है, यानी जो पैकेट चोरी हुआ था वो पैकेट अब रिलीज कर दिया जाता है। चूंकि ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है तो इसके गैप के बराबर की एनर्जी ये रिलीज कर देगा। पहले 35 यूनिट वाला एनर्जी रिलीज करेगा और ये वाला जो है ये 15 यूनिट एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो होगा क्या, अब यहां पर अगर आप डार्क बैकग्राउंड लें, कैसा लें बेटा, डार्क बैकग्राउंड लें, तो उस डार्क बैकग्राउंड में 2 चमकदार लाइन नजर आएंगी। किसके करस्पॉन्डिंग, जो पैकेट चुराया गया था वो पैकेट वापस मिल गया, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको चमकदार यहां पर लाइन नजर आएंगी, जिसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, एमिशन
स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जिस करस्पॉन्डिंग जो लाइट आपको यहां पर क्या किया गया था, एमिट किया जा रहा है, उसके लिए यहां पर आपको चमकदार लाइन मिलती है। तो पहले इसी की यहां पर ब्लैक लाइन मिली थी, डार्क लाइन मिली थी, अब वहीं पर ब्राइट लाइन मिल रही है। तो पहले एब्जॉर्प्शन था, अब ये एमिशन है। ये देखा गया है कि ये जो लाइंस जो मिल रही हैं ये आइडिया दे रही हैं इनके फिक्स्ड पाथ के बारे में। ये जो लाइन यहां पर मिल रही हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स पाथ के बारे में आइडिया दे रही हैं। और आप जान लीजिएगा, अगर ये जो फिक्स्ड पाथ है, प्लीज यहां फोकस करें, तो ये जो फिक्स्ड पाथ हैं ये इतने फिक्स्ड हैं जैसे हमारे फिंगरप्रिंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे हम सभी की आइडेंटिटी हमारे फिंगरप्रिंट से डिसाइड होती है, हमारे फिंगरप्रिंट जैसे हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, वैसे ही हर एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के जो पाथ हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। आप बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स्ड पाथ का आइडिया आप इस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से आप लगा पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एनर्जी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं एनर्जी गैप कितना होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, ये एनर्जी है, देखे ना बेटा, ये क्या है, ये आपको एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये लाइन मिल रही है ना, तो ये एनर्जी का आइडिया दे रही है। और इस एनर्जी के आइडिया से आपको क्या मिल रहा है, ये एनर्जी गैप पता चल जा रहा है आपको। इस एनर्जी गैप की मदद से आपको पता चल जाएगा ये पाथ कितनी कितनी दूरी पर होंगे। इस तरीके से आप पाथ के बारे में पता लगा लेते हैं। और हर एटम के, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है तो उसके पाथ एकदम फिक्स्ड होते हैं, वो कभी भी ऑक्सीजन के पाथ से मैच नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का पाथ क्लोरीन के पाथ से मैच नहीं करता है। सबके पाथ अपने अपने तरीके से स्पेसिफिक होते हैं, सबके पाथ बहुत स्पेशल पाथ होते हैं, किसी का पाथ किसी से मैच नहीं करता। यही वजह है कि ये जो पाथ, जो रेडियस है, इसकी जो एनर्जी होती है, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के जो पाथ हैं उनकी जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो इतनी फिक्स्ड होती है कि ये पूरा का पूरा ये जो अरेंजमेंट है ये एटम की फिंगरप्रिंट होती हैं। ये फिंगरप्रिंट जैसी यूनिक होती हैं। आपको मैं इस बारे में बताता हूँ ये फिंगरप्रिंट का आइडिया क्या है, बात समझिएगा। आप बात समझिए, होता क्या है, ऑक्सीजन चाहे अर्थ पे हो, बात समझिए, ऑक्सीजन चाहे अर्थ पे हो, ऑक्सीजन चाहे मार्स पे हो, ऑक्सीजन चाहे मार्स पे हो, ऑक्सीजन चाहे सैटर्न पे हो, कहीं पर भी हो, उसका न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन्स की दूरी वैसी ही होगी। समझ रहे हैं, उसके एटम्स के न्यूक्लियस से उनके इलेक्ट्रॉन्स की दूरी वैसी ही होगी जैसे अर्थ वाले की है। उतनी ही दूरी पर मार्स पर पाया जाएगा, उतनी ही दूरी पर सैटर्न पे पाया जाएगा, उतनी ही दूरी पर कहीं और पाया जाएगा। यही रीजन है कि आप इस कि स्पेक्ट्रम, अर्थ के स्पेक्ट्रम स्टडी का अगर हमारे पास डेटा हो और हम जानते हो कि यह स्पेक्ट्रम इससे एसोसिएटेड स्पेक्ट्रम ऑक्सीजन का है और मार्स से कोई वैसा ही स्पेक्ट्रम आए, बात समझिएगा, मार्स से ही अर्थ के स्पेक्ट्रम से मिलता जुलता अगर स्पेक्ट्रम मार्स से आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मार्स पर भी ऑक्सीजन है। अगर वैसा ही स्पेक्ट्रम अगर सैटर्न से आ रहा है तो हम कह सकते हैं सैटर्न पर भी ऑक्सीजन है। यही वजह है कि बिना साइंटिस्ट गए सिर्फ स्पेक्ट्रम की स्टडी से बता सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे, दूसरे स्टार्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। वो स्पेक्ट्रम की स्टडी से ही अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमें इस बारे में जानकारी देती है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कितना फिक्स्ड पाथ है उसका आइडिया हम इस की मदद से हम लगा सकते हैं। ये पूरे के पूरे डिस्कशन से क्या पता चलता है, इस पूरे के पूरे डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पाथ न्यूक्लियस के चारों वेरी कन्फाइंड, वेरी फिक्स्ड पाथ होते हैं। उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है और वो इतनी क्वांटाइज्ड, इतनी फिक्स्ड, इतनी डेफिनेट वैल्यू होती है जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यही वजह है कि मैंने बताया ना, अर्थ पर अगर आपको ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम पता है, उसके स्पेक्ट्रम के डेटा की आपके आंसर पता है अगर आपके पास, और वैसा ही स्पेक्ट्रम का आंसर आपको, वैसा ही स्पेक्ट्रम आपको मार्स से भी दिख रहा है, वैसा ही सैटर्न, तो आप बता सकते हो मार्स पर भी वही एलिमेंट है, वहां पर भी वही एलिमेंट है। ये एक तरीका होता है इसको समझने का। और इस तरीके से हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझा, हम लोगों ने समझने की कोशिश किया क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में। इसके बाद हम हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे और उसी की मदद से हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल को आसानी से समझ लेंगे।